परवेज खटक साहब भी अब शहबाज शरीफ साहब के मुशीर बन गए हैं। यानी परवेज खटक साहब जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी थे, और जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उससे पहले वो इमरान खान साहब के साथ दिफा के वजीर थे, और पहले इमरान खान साहब के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वो रहे हैं। लेकिन अब वो इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए थे, और उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई, इबरतनाक शिकस्त हुई उन्हें, और अब उन्हें शामिल करवा दिया गया है शहबाज शरीफ साहब की काबीना में। इसके पीछे कहानी क्या है, मैं जरा वो ढूंढ रहा था कि एक्चुअली ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि शहबाज शरीफ साहब को परवेज खटक को अपनी काबीना में शामिल करना पड़ा। तो एक मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे सौदेबाजी हुई है। अब तकरीबन कोई 55 के करीब की काबीना हो चुकी है। शहबाज शरीफ को मिला लें, इनके वजीर मुशीर मिला लें, तो लगभग 55 की काबीना है। फेडरल कैबिनेट की मैं बात कर रहा हूँ, और वो इसलिए है कि बहुत सारे नग पूरे किए गए। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो काबीना में शामिल किए गए जो एस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिए थे, क्योंकि शहबाज शरीफ की आपको पता है कि कठपुतली हुकूमत है, और कठपुतली हुकूमत को बाकायदा बताया जाता है कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। इनके ऊपर एक मॉनिटर भी लगाया हुआ है मोहसिन नकवी के तौर पे। तो कुछ नाम तो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिए गए थे, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए खिदमात सर अंजाम दी। जैसे कि एक नाम जो है वो मुबारक ज़ेब का भी है। मुबारक ज़ेब को शामिल किया गया, और शहबाज शरीफ साहब का उन्हें बना दिया गया मावन खसूसी। जबकि औरंगजेब खिच्ची ये जनाब इमरान खान साहब के वोटों से कामयाब हुए थे। मुबारक ज़ेब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से कामयाब हुए थे। इन्होंने इमरान खान का नाम लेकर वोट मांगे थे, लेकिन ये दोनों लोग जो है उनमें से एक वजीर बन गया, एक मावन खसूसी बन गया। तो किच्ची साहब इन्होंने वोट भी डाला 26वीं आईनी तरमीम के हक में, ये उन लोगों में से एक है। अब परवेज खटक साहब को क्यों शामिल करना पड़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ। परवेज खटक साहब तो इलेक्शन भी हार गए, उनके पल्ले भी कख नहीं था, या उनकी कोई ऐसी महारत भी नहीं है कि उनको मुशीर बनाना बड़ा जरूरी हो शहबाज शरीफ साहब के लिए। क्योंकि बाकी जो लोग उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथ शामिल किए हैं, या तो वो लोग हैं जो उनके अपने जाती ताल्लुकात वाले हैं, जिनके साथ जरा वो कंफर्टेबल रहते हैं, उन्हें शामिल किया। कुछ बंदे ऐसे भी शामिल किए गए इस कैबिनेट में जो नवाज शरीफ के थोड़े ज्यादा करीब है, तो उन लोगों को भी बीच में लाया गया। नवाज शरीफ साहब का ग्रुप भी अकोमोडेट किया गया, शहबाज शरीफ साहब के बंदे भी अकोमोडेट किए गए, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदे भी अकोमोडेट किए। तो इस तरह ये मिल मिलाकर पूरी जो तादाद इस वक्त बन गई है वफाकी काबीना की, ये कोई 55 के करीब लोग हो गए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि परवेज खटक साहब क्यों, परवेज खटक साहब पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत जरा सेट नहीं जा रही थी, और इस बात का कभी अंदेशा था कि परवेज खटक साहब किसी वक्त फट ना पड़े, और वो ये ना बताएं कि उनके साथ क्या किया गया और कैसा जुल्म और जबर उनके साथ किया गया। उन्हें कहा गया कि पार्टी बनाओ तो हम आपको इलेक्शन जितवाएंगे, लेकिन उनसे पार्टी भी बनवा दी और उनको इलेक्शन भी नहीं जितवाया जा सका। तो उनकी जो कमियां कोताहियां थी परवेज खटक साहब के हवाले से जो हो गई थी, उनको पूरा करने के लिए या उनके नुकसान का अदाला करने के लिए फिलहाल उन्हें शहबाज शरीफ का एडवाइजर बनाया गया है। कल को ये आदमी जो है वो पाकिस्तान का वजीर दिफा था। अगर ये इमरान खान के साथ रहते, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लेते, तो बहुत मुमकिन है कि फ्यूचर में परवेज खटक साहब जो है वो किसी और बड़े ओहदे के ऊपर मौजूद होते। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ दिया, और अब शहबाज शरीफ साहब जैसे कमजोर वजीर आजम के साथ बतौर मुशीर, ये वैसे डिजर्व नहीं करते थे खटक साहब, लेकिन उन्होंने ये ओहदा कबूल किया है। अब आप देखें मजे की बात, इमरान खान साहब के जिस जिस साथी के साथ या जिस जिस सियासतदान जो इमरान खान के साथ था, उसके ऊपर गंद उछाला पीएमएलएन ने, वो सारे के सारे उन्होंने ले लिए। मजे की बात आप देखें, अलीम खान को ये कहते थे ये कब्जा ग्रुप है, आज कहां पे है? पीएमएलएन के साथ। जहांगीर तरीन को ये कहते थे कि ये शुगर माफिया है, आज कहां है? पीएमएलएन के साथ। परवेज खटक को ये कहते थे कि ये वो करप्ट आदमी है, वजीर आला जिसने पता नहीं मालम जब्बा किया है, और बहुत सारे और इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगाते थे। हालांकि मैं उनमें नहीं मानता, परवेज खटक ने बहुत अच्छा काम किया था जब वो वजीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के। तो परवेज खटक भी आज कहां है जिनके ऊपर ये करप्शन के इल्जाम लगाते थे? पीएमएलएन के साथ। ओन चौधरी जिनके ऊपर बड़े घटिया और गलीज किस्म के इल्जाम लगाते थे, तो ओन चौधरी आज कहां पे है? शहबाज शरीफ साहब की काबीना में पीएमएलएन के साथ। सरवर खान वजीर हवाबाजी जिनके ऊपर बड़े इन्होंने एलिगेशन लगाए थे, आज कहां पे है? इन्हीं के साथ। उस्मान बुज़दार जिसके बारे में ये कहते थे कि उस्मान बुज़दार ने तबाही फेर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जो कुछ भी ये इल्जाम लगाते थे फराह खान पे, या जो इल्जाम लगाते थे बुशरा बीबी पे, वो सारी चीजों को ये उस्मान बुज़दार के साथ जोड़ते थे ना। असल मुजरिम तो उस्मान बुज़दार था, तो आज उस्मान बुज़दार कहां है? उसके ऊपर तो कोई एलिगेशन अब नहीं लगाते, क्योंकि वो भी उसी तरफ है। तो मामला ये है कि जिस जिसको इन्होंने बुरा कहा, वो सारी बुराइयां ये अपने साथ अपने घर लेकर चले गए, और इमरान खान साहब आज भी वही खड़े हैं जहां कल खड़े थे, और वो डील करने पे तैयार नहीं है, जो बात अभी तक की समझ आ रही है। सिंपल ये है कि इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और खबर आई है, और वो खबर यह है कि मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि शहरी आजादियों के हवाले से पाकिस्तान की 3 दर्जे तनज़ली हुई है, और ये अमेरिका से फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है। और वो रिपोर्ट ये बताती है कि शहरी आजादियों के मामले पर पाकिस्तान की 3 दर्जे तनज़ली हुई है। यानी पाकिस्तान में पहले शहरी आजादियां कुछ बेहतर थी, लेकिन 2024 में ये मामला नीचे की तरफ गया है मौजूदा हुकूमत आने के बाद। अब जनाब एक और इंडेक्स आया हमारे पास। डॉन की खबर के मुताबिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के जारी करदा डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक जमहूरियत की दर्जाबंदी 2024 में, जो इसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट आई है, उसमें पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़ली हो गई है। और ये जो दुनिया के 10 बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुमालिक हैं, उसके अंदर से एक पाकिस्तान भी शामिल है। यानी इस रिपोर्ट में 165 मुल्कों का जायजा लिया गया, और इस जायजे के बाद जो एक तफसीली रिपोर्ट बनाई गई, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है जमहूरियत के हवाले से।
यानी पाकिस्तान में जो जमहूरियत की दर्जाबंदी है उसमें पाकिस्तान मजीद 6 दर्जे नीचे चला गया है। इसकी बहुत सारी तफसीलात साथ में लिखी हुई है कि किन ममालिक के साथ क्या हुआ, एशिया में क्या हुआ, ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या हुआ, कौन से ममालिक सबसे बदतरीन रहे, कौन से ममालिक जो है वो इसमें बेहतर परफॉर्म कर गए। तो ये सारी रिपोर्ट बड़ी तफसीली आई हुई है, मैसर भी है, इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो इसकी रिपोर्ट बता रही है वो ये बता रही है कि जमहूरियत का इंडेक्स 2024 पाकिस्तान 6 दर्जे मजीद नीचे गिरावट का शिकार हो गया है। पाकिस्तान में जमहूरियत को एक बड़ा धचका पहुंचा है। अब जनाब उस मुल्क में जहां पे जमहूरियत लगातार अंडरमाइन हो रही है, जहां जमहूरियत लगातार तबाह की जा रही है, वहां पे एक स्टेटमेंट आया और एक ऐसी शख्सियत की जानिब से आया जिसका जमहूरियत पे बोलना कभी नहीं बनता। यानी पाकिस्तान में कोई भी जमहूरियत पे बोले वो बोल सकता है। हत्ता कि मैं ये कहता हूं कि डिक्टेटर भी अगर जमहूरियत पे बात करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन जो कुछ इस जमहूरियत के साथ सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने किया है उनका बोलना नहीं बनता। क्योंकि जमहूरियत की जो बेस है वो अवामी इंतखाबात पे होती है, कि अवामी राय के ऊपर होती है, कि जमहूर की आवाज, और वो वोटिंग के जरिए से होती है। और जो वोटिंग के साथ किया है सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, उनका तो जमहूरियत के ऊपर लेक्चर देना या बात करना बनता ही नहीं है। अब उनका जरा स्टेटमेंट आप चेक कीजिए कि उन्होंने कहा क्या। वो ये कहते हैं जमहूरियत उस वक्त परवान चढ़ती है जब हर आवाज सुनी जाए। यानी वो कह रहे हैं कि हर आवाज सुनी जाए, छोटी से छोटी आवाज जो है उसको भी सुना जाए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब का फरमान है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आवाज थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको सुनने से इनकार किसने किया? सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने। उनके कागजात नामजदगी तक इनके दफ्तरों में छीने गए सिकंदर सुल्तान राजा साहब के दौर में। और आज वो जमहूरियत के ऊपर दर्स दे रहे हैं, तो इनका तो जमहूरियत का नाम लेना या जमहूरियत के बारे में बात करना तक नहीं बनता। नादरीन, एक तरफ तो जमहूरियत में पाकिस्तान में जो है वो गिरावट आई है, कोई शोबा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान का आगे बढ़ रहा हो, जहां पे पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो। हत्ता कि ये एक और रिपोर्ट है मेरे पास, और ये रिपोर्ट बता रही है कि सिर्फ जनवरी के महीने में 63,000 अफराद पाकिस्तान को छोड़कर चले गए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मल असलम ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में लाखों अफराद ने मुल्क छोड़ने का जो है वो फैसला किया और वो मुल्क छोड़ छोड़कर चले गए। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ हुकूमत में मुल्क से 20 लाख लोग हिजरत करके चले गए। जब पढ़े लिखे लोग, तरबियत याफ्ता लोग मुल्क छोड़कर चले जाएंगे तो क्या खाक मुल्क तरक्की करेगा? उन्होंने कहा कि तरसीलात में इजाफा मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि पस्ती की निशानदेही कर रहा है। रवां साल जनवरी में 63,000 अफराद पाकिस्तान छोड़कर नौकरी के लिए पाकिस्तान से बाहर चले गए। वजीर आजम और वज़रा शर्मिंदा होने की बजाय बेरोजगारी खत्म होने की मुबारकबादें दे रहे हैं। अब इसमें जो है वो एक चीज मैं आपके सामने और रखता हूं, आप अंदाजा करें ना कि ये जो वज़रा की तादाद में इजाफा किया गया, ये ऐसे वक्त में किया गया है जिस वक्त पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ के इसलिए बाहर जा रहे हैं कि यहां नौकरियां नहीं मिल रही। यानी इस मुल्क में आम पाकिस्तानियों के लिए नौकरियां है नहीं, और जो वज़रा है उनकी फौज के अंदर इजाफा किया जा रहा है। IMF ये तो पूछता है पाकिस्तान से कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, यहां खर्चा क्यों बढ़ाया, लेकिन एक एक वजीर के ऊपर कितना खर्चा होता है इसके ऊपर IMF हिसाब नहीं लेता। यानी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में इतने वज़रा नहीं है जितने वज़रा हम पाकिस्तान जैसे एक गरीब मुल्क के अंदर पाल लेते हैं। और ये जितने वज़रा बनाए गए हैं इनमें से अक्सरियत की एक्सपर्टीज है ही नहीं वजारतों के अंदर। इन्हें सिर्फ वजीर इसलिए बनाया गया है ताकि इन्हें राजी रखा जा सके और हुकूमत को लंबा खींचने की कोशिश की जा सके। अब वो ये जो मर्जी कर ले, कितना के लंबा खींच लेंगे, एक हद तक खींच सकते हैं, उससे आगे ये हुकूमत तो जा नहीं पाएगी। खबरें तो आ रही हैं, कुछ लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि शायद बहुत जल्द पाकिस्तान एक इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्शन करवाने के अलावा पाकिस्तान के पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जनाब स्टेटमेंट दिया है, बड़े अरसे के बाद मियां साहब निकले और निकल के उन्होंने बात की है। एक तो मैं इस स्टेटमेंट को एहसन इकबाल साहब के एक स्टेटमेंट के साथ मिला के पढ़ना चाहूंगा। पहले एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लें आप। वो कह रहे हैं रमजानुल मुबारक के बाद मियां नवाज शरीफ मुल्क के चारों सूबों का दौरा करेंगे। पंजाब के जलसों में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी शिरकत करेंगे। जलसे पार्टी की अवामी हमायत को मजीद मजबूत बनाएंगे। बात यह है कि कल्ले हैं जनाब, आप जहां मर्जी जलसा करें, चाहे रायवेड के अंदर जलसा करें, चाहे किसी सड़क पे जलसा करें, चाहे किसी प्लॉट पे जलसा करें, चाहे किसी शादी हाल में जलसा करें, चाहे अपने घर के अंदर जलसा करें, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अकेला छोड़ दिया गया है मैदान में। इस वक्त जो रेस का मैदान है उसमें नवाज शरीफ को अकेला छोड़ा गया है कि मियां साहब नस लो पच लो, अगर आप रींगते हुए भी जाएंगे तो आप पहले नंबर पर ही आएंगे, क्योंकि बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं जो मियां साहब के साथ मुकाबला कर सकते हैं रेस के मैदान में, उन्हें तो मैदान से बाहर कर दिया गया है। और इस मैदान का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसको जेल में बंद कर दिया गया है, और उसकी पार्टी को तो बिल्कुल इजाजत ही नहीं है एक छोटा सा वर्कर कन्वेंशन करने की भी। तो जब तक आप अकेले खेलते रहेंगे एहसन इकबाल साहब, आप जीतते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपको मुकाबले में किसी मुखालिफ का सामना करना पड़ेगा तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ उसे सियासी बहरानों में धकेला गया। ये नहीं बताया कि किसने धकेला, ये मियां साहब नहीं बताएंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ने किया ये, क्योंकि मियां साहब जैसे ही इक्तदार से उतरेंगे फिर बताना शुरू करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ने किया। अभी नहीं कहेंगे वो, अभी वो इंतजार करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हुए या जिन्होंने बहरानों के अंदर धकेला उनकी बात करते हुए मियां साहब अभी खौफजदा रहेंगे, बात नहीं करेंगे। बहरहाल ये जाहिद खान साहब ने जो है वो ज्वाइन किया है, ये ANP के रहनुमा थे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, और इन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर PMLN को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि ANP की अब सारी की सारी सियासत सिर्फ एंटी इमरान खान रह गई है। ना उनका कोई नजरिया बचा, ना उनकी कोई जमात बची, ना उनके पल्ले कख है। हालात उनके ये हो गए हैं कि उनका कोई भी बंदा इलेक्शन नहीं जीत पा रहा। और जो एक और बड़ी उनकी अजीबोगरीब बेइज्जती हुई वो ये हुई कि उनकी पार्टी का जो सरबराह है वो जाकर बलूचिस्तान से
अवामी नेशनल पार्टी है, खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी है, जो पार्टी का सरबराह है वो जाकर बलूचिस्तान से सेनेटर बन के आता है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी तो और कोई हो नहीं सकती। तो वहां उनको आइडिया हो गया था इस पार्टी को कि अब इस पार्टी का वजूद कायम नहीं रह सकता, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना है तो किसी और बड़ी जमात में जाना चाहिए। तो वो फिर जाहिद खान साहब भी चले गए PMLN के अंदर। अब नवाज शरीफ साहब का जो बयान है कि सियासी बहरानों में मुल्क को धकेल दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा ऐसा किसने किया? यानी ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट करती है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अपने मुखालिफिन के खिलाफ सियासी बहरान तैयार किए, चाहे वो IGI की सूरत में उन्होंने किया हो, चाहे वो उन्होंने जुनेजो की पीठ में छुरा घोंपा हो, चाहे 2 मरतबा उन्होंने बेनजीर की हुकूमत गिराई हो, चाहे उन्होंने आसिफ अली जरदारी की हुकूमत के खिलाफ जो है वो पूरी कंपेन चलाई हो और पूरी साजिश की हो, चाहे उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया हो। तो सबसे ज्यादा मरतबा लोगों की हुकूमतें गिराने में एस्टेब्लिशमेंट के बाद अगर किसी का रिकॉर्ड है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब का है कि सबसे ज्यादा उन्होंने हुकूमतें गिराई हैं लोगों की। हालांकि उनकी जो हुकूमत थी उसको 5 साल पूरे करवाए गए, 2013 से लेकर 2018 तक। हालांकि अवाम उस वक्त भी कहती थी कि अर्ली इलेक्शन करवा ले, लेकिन उनको 5 साल मुकम्मल करने दिए गए। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो फिर मियां साहब ने एक दफा साजिश की और फिर हुकूमत गिरा दी। तो चलती हुई जमहूरियत और चलती हुई हुकूमतों के तसलसल को जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में किसी ने नुकसान पहुंचाया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने पहुंचाया। मियां साहब को यह बात समझनी पड़ेगी कि वो इस सिलसिले को बंद करें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। और ये इसी चीज ने आज मियां साहब की सियासत को वहां पहुंचा दिया है कि वो हुकूमत में होने के बावजूद बेचारे ये प्लान करते रहते हैं कि जलसा कैसे करें, लोगों में कैसे जाए, अवाम से कैसे मिले। अब जब ये अवाम में निकलेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि अवाम इनके बारे में क्या सोचती है और अवाम की इनके बारे में क्या राय है। मैं सुन रहा था मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में कुछ नौजवानों को, तो मैं हैरान हो रहा था सुनकर। नौजवान इतने क्रिस्टल क्लियर है कि वो वन साइडेड ओपिनियन दे रहे हैं। बहुत कम शादो नादर कोई बच्चा या कोई बच्ची निकलती है जो ये कहते हैं कि हम PMLN की कारकर्दगी के ऊपर कुछ मुतमईन है या हमें लगता है कि ये बेहतरी ले आएंगे। अक्सरियत जो है, यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो 70% से ज्यादा, तो इससे भी ज्यादा है बल्कि, यानी 100 बच्चों में से मेरे ख्याल में 80% से ज्यादा बच्चे एक तरफ खड़े होते होंगे और इक्का दुक्का बच्चे होते हैं जो कहीं ये कह दें कि जनाब PMLN से उन्हें कोई उम्मीद बाकी है। तो ये हालात इनकी जमात के पैदा हो चुके हैं और बदकिस्मती से इन्होंने अपने साथ ये सारा जुल्म खुद किया है। अब पब्लिक में कैसे जाएं और पब्लिक में जाके पब्लिक को फेस कैसे करें, ये तो ईद के बाद जब मियां साहब निकलेंगे तब पता चलेगा। दावे तो इन्होंने पहले भी बहुत किए हैं, बार बार कहते हैं कि मियां साहब को फिर से लॉन्च कर रहे हैं, मियां साहब एक मरतबा फिर लॉन्च होने जा रहे हैं। लेकिन जो लीडर होता है ना, उसको बार बार लॉन्च होने की जरूरत नहीं होती। लीडर खुद लीडर होता है, वो जहां खड़ा हो जाता है वहां लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब खुद अपने पैरों पर नहीं खड़े तो वो लोगों को अपने पीछे कहां खड़ा करेंगे। नाज़रीन, एक और जो डेवलपमेंट है वो महंगाई की है। हुकूमत जो मर्जी कहती रहे, आप अपने किचन की चीजों के आदादोशुमार उठाकर देख लें, पेट्रोल की कीमत हो, घी की कीमत हो, दालों की कीमत हो, चावलों की कीमत हो, आटे की कीमत हो, या जो जरूरियात जिंदगी बाकी हैं, बिजली की और गैस की कीमत हो, इन तमाम चीजों की कीमतों को जब आप प्लस माइनस करके देखते हैं तो इमरान खान के दौर में जो महंगाई थी आज उससे दुगनी से भी ज्यादा है। हालात को इतना मुश्किल कर दिया गया आम आदमी के लिए। ऐसे में मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो आम लोगों की आवाज को हुक्मरानों तक पहुंचाए, क्योंकि मीडिया तो ये काम करेगा नहीं। जो आपका रवायती मीडिया है उसको जिस तरह से इश्तिहारात से उनका पेट भरा जा रहा है, रवायती मीडिया कभी भी ये काम नहीं करेगा। लिहाजा पाकिस्तान के सोशल मीडिया की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इस वक्त फौरी तौर पे अवामी राय को इकट्ठा करना शुरू करे और अवामी राय से आगाह करे हुक्मरानों को और सारी सियासी जमातों को और सब लोगों को। इस पर अपोजिशन को भी एक हिकमत अमली बनानी चाहिए। अपोजिशन जमहूरियत की बात करती है, आइन की बात करती है, बाकी चीजों की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, लेकिन उन्हें महंगाई की बात करनी चाहिए जो आम अवामी मसला है। ये वो इशू है जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, गरीब की बात करें, बेरोजगार की बात करें और जो बढ़ती हुई महंगाई है इसके ऊपर जरूर बात करें अपोजिशन, क्योंकि जब वो अवाम की बात करेंगे तभी अवाम को उनकी बात समझ आएगी। नाज़रीन, जो पैसा आया था सैलाब मुतासरीन के लिए, ये $1 अरब की बात हो रही है और ये जो पैसा आया था ये सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर इसका हिसाब किताब हुआ है। सेनेटर सैफुल्लाह अबू, ये इमरान खान साहब की जमात से इनका ताल्लुक है और इन्होंने कुछ मामला उठाए कायमा कमेटी के अंदर। उन्होंने कहा सूबा सिंध के अंदर जो ग्रांट आई थी और जो पैसा आया था लोगों के घर तामीर करने के लिए, वो पैसा लोगों के ऊपर खर्च नहीं किया जा रहा। ये पैसा कहां जा रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। नाज़रीन, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं फ्लड्स के दिनों में जिन इलाकों में गया था, मैंने वहां बहुत सारे लोगों के मेरे पर राब्ते थे। जब उन लोगों से हम फीडबैक मांगते हैं तो वो कहते हैं जी हुकूमत ने तो अभी तक कोई काम नहीं किया। तो वो जो इतनी इमदाद आई थी अरबों रुपए की, वो इमदाद गई कहां पे, उससे किसका घर बन रहा है। तो यहाँ पे जो आलमी बैंक है उसने $1 अरब दिया था इमदाद के नाम के ऊपर और सिर्फ $24 करोड़ खर्च किए गए हैं। ये जो रिपोर्ट आई है सेनेट में इसके मुताबिक, यानी सिर्फ चौथाई हिस्सा पैसे का जो है वो खर्च किया गया है, लेकिन वो भी कागजों में खर्च हुआ है, जमीन पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, एक और खबर है और ये खबर बलूचिस्तान से। सरदार अख्तर बेंगल साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और वो वैसे सरदार अख्तर बेंगल साहब को जो है कौमी कॉन्फ्रेंस में मौजूद होना चाहिए था, वहां पे उन्हें बात करने का मौका मिलना चाहिए था, बल्कि उनको उसमें शिरकत करनी चाहिए थी और आइंदा जब भी कोई ऐसा इवेंट हो तो सरदार अख्तर बेंगल साहब को भी दावत दी जानी चाहिए। अख्तर बेंगल साहब के ऊपर खुसदार में मुकदमा दर्ज किया गया था। खुसदार का जो वर्ड का थाना है वहां पे मुकदमा दर्ज किया गया और 1200 मजीद अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। वो थाने पहुंच गए गिरफ्तारी देने के लिए कि जनाब आप मुझे गिरफ्तार कर लें। पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया, बल्कि पुलिस डर गई उन्हें गिरफ्तार करने से। तो अख्तर बेंगल साहब ने बताया जनाब ये मुकदमा खाली मेरे ऊपर नहीं किया हुआ, ये कुछ ऐसे लोगों पर किया हुआ जो बच्चे हैं, माइनर है, कुछ खवातीन के ऊपर भी किया हुआ है मुकदमा
और कुछ ऐसे लोगों पे मुकदमा कर दिया जो इस दुनिया से चले गए, जिनका इंतकाल हो गया। कैसी ज्यादती की गई है वहां पे पुलिस की जानिब से। अब अजीबोगरीब हुकूमत है, जिन लोगों को हुकूमत में लाया गया उनका ना सियासत से कोई ताल्लुक है, ना आवाम से कोई ताल्लुक है, जबरदस्ती लाकर बैठा दिया गया है। और उसका नतीजा फिर यही निकलता है कि जो इज्जतदार होते हैं उनकी भी पगड़ी उछलती है, नौजवान भी मुतनफर होते हैं। बहरहाल पुलिस ने सरदार अख्तर बेंगल को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया और मुकदमा भी वापस लेने से इनकार कर दिया। वो वहां पे आए, उन्होंने मीडिया के साथ बात की और मीडिया से बात करके लोगों को बताने के बाद वापस चले गए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।